हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर। और जो हमारा टॉपिक है ये है एग्री इंटरप्रेन्योरशिप और उसके मैनेजमेंट। एग्री इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कृषि में व्यवसाय के बारे में हम बात करेंगे, या कृषि के कौन कौन से उद्यम होते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम सबसे पहले देखेंगे कृषि उद्यम और उनका प्रबंधन कैसे क्या किया जाता है। एग्री इंटरप्रेन्योरशिप एग्री इंटरप्रेन्योरशिप एंड दियर मैनेजमेंट। संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु, स्थानीय मांग, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था तथा समुदाय के रीति रिवाजों के आधार पर कई अन्य कृषि उद्यम अपनाए जाते हैं या जा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि कृषि उद्यम क्या है। तो कृषि से संबंधित जो उद्यम होते हैं, व्यापार व्यवसाय होते हैं, उसे कृषि उद्यम कहते हैं या फिर एग्री इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एग्री इंटरप्रेन्योरशिप कृषि से रिलेटेड जो है उद्यम, अपना उद्यम लगाने के लिए, अपना व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से किया जाता है। सबसे पहले उद्यम की बात करें कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय की, तो वो है दुग्ध व्यवसाय। कौन सा? दुग्ध व्यवसाय या फिर डेयरी फार्मिंग। जैसा कि हम जानते हैं, गांव में किसान जो है फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करता है। तो पशुपालन से उसे क्या होता है, पशुओं के पालन से किसान को जो है पशुओं के द्वारा खेती करने में भी सहायता मिलती है। साथ ही साथ पशुओं के द्वारा उसे दूध भी प्राप्त होता है, गोबर भी प्राप्त होता है। तो कृषक का या कृषक समुदाय का एक तरह से दुग्ध उत्पादन जो है यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके आय के, उसके आमदनी का और दैनिक जीवन का। दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में गाय एवं भैंसे, दुग्ध एवं क्या कहते हैं, दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में गाय एवं भैंसों का पालन किया जाता है। और दुग्ध उत्पादन जो है व्यवसाय से दूध प्रक्षेप पर कार्य किया जाता है। यह कार्य करने के लिए पशु शक्ति के साथ फसलों उत्पादन के लिए गोबर की खाद भी प्राप्त होती है, जिससे मृदा उर्वरता संरक्षण के साथ मृदा की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। और इसके अलावा फसलों उत्पादन क्या है, इसके अलावा फसलों उत्पादन के उप उपज, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे उप उपज या बाई प्रोडक्ट क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि हम कोई भी फसल उगाते हैं या फसलों उत्पादन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उप उत्पादन या फिर बाई प्रोडक्ट जो है, कोई भी फसल उगाते हैं तो उससे जो हमें अनाज मिलता है, अनाज के अलावा जैसे कि हमने गेहूं की खेती की, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गेहूं की खेती की, गेहूं में गेहूं के दाने मिले, हमें क्या मिला, गेहूं का दाना, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या मिला, भूसा। तो इसे क्या कहते हैं, उप उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, भूसे को उप उत्पाद कहते हैं। या फिर पुआल हो गया या फिर खराब दाने हो गए, इन सबको क्या कहते हैं, उप उत्पाद कहते हैं या फिर बाई प्रोडक्ट कहते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे गाय की बात करें कि भारत में कौन कौन सी गाय पाई जाती हैं या फिर उन गाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भारत में पाई जाने वाली जो गाय की नस्लें होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली कुछ नस्लें हैं गाय की, जो उनकी उपयोगिता के आधार पे अलग अलग वर्गों में उनको बांटा गया है। जैसे खींचने वाली नस्ल, ड्राफ्ट ब्रीड, ये क्या होता है, तो इस प्रजाति की गाय जो है दूध देने की क्षमता कम होती है। जो खींचने वाली गाय की प्रजाति होती है, इस प्रकार की प्रजाति की जो गाय होती है इसमें दूध देने की क्षमता क्या कम होती है। लेकिन बैल जो है बहुत फुर्तीले व शक्तिशाली होते हैं। क्या करते हैं, बैल बहुत फुर्तीले और शक्तिशाली होते हैं, जिनसे प्रक्षेप पर हल खींचने तथा गाड़ी में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इनसे क्या किया जाता है, खेतों में हल चलाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है या फिर गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ नस्लें हैं, जैसे नागौरी हो गया, हल्लीकर हो गया और माली आदि। ये कुछ ऐसी जो हैं नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, जो कृषि में काम आती हैं, लेकिन इनसे जो है दुग्ध उत्पादन की मात्रा कम होती है या कम दुग्ध उत्पादन प्राप्त होता है। आगे देखें तो दुधारू नस्लें, डेयरी ब्रीड्स, ये दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं, तो गाय की यह प्रजातियां क्या करती हैं, अधिक दूध देती हैं। यह जो है दुधारू नस्लें जो होती हैं यह अधिक दूध देने वाली होती हैं और
यह अधिक दूध देने की क्षमता के लिए विकसित हैं या फिर प्रसिद्ध हैं। इस प्रजाति के बैलों की कृषि कार्य करने की क्षमता कम होती है। उदाहरण के लिए साहीवाल, सिंधी व गिरी। कौन कौन सी? साहीवाल, सिंधी व गिरी। जो इस नस्ल के बैल होते हैं, साहीवाल, साहीवाल, सिंधी और गिरी, ये जो नस्ल की बैल होते हैं, इनसे क्या होता है, ये काम करने में कम काम करते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता कम होती है। और ये जो है साहीवाल और गिर और सिंधी, ये तीनों जो है दूध देने वाली, क्या, मिल्क प्रोडक्शन अधिक इनसे प्राप्त होता है, दूध देने वाली प्रजाति होती है, नस्ल होती है। और यहाँ पे हमने बात करी थी नागौरी, हलिकर, माली आदि, ये जो है इस क्या कहते हैं, नस्ल के जो बैल होते हैं, यह बैल जो है अधिक कामगर होते हैं, इनसे अधिक काम लिया जा सकता है। कैसे? कृषि में हल चलाने के लिए, क्या, हल चलाने के लिए, ठीक, हल चलाने के लिए, और उसके साथ साथ बैलगाड़ी बनाने में, बैलगाड़ी खींचने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इनका। तो यहाँ पे हमने समझा कि कौन कौन सी नस्लें हैं गाय की। हमने कृषि उद्यम के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कृषि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने दुग्ध उत्पादन की बात करी। दुग्ध उत्पादन में कौन कौन से नस्लें होती हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं हम, और कौन कौन सी नस्लों का, कौन सी दुधारू नस्लें होती हैं, कौन कम दुधारू नस्लें होती हैं। अब यहाँ पे देखें तो द्विउद्देशीय, क्या है, द्विउद्देशीय नस्लें, डुअल पर्पज ब्रीड्स। ये द्विउद्देशीय नस्लें क्या होती हैं? तो द्विउद्देशीय नस्लें या डुअल पर्पज जो ब्रीड्स होती हैं, ये गाय की वो नस्लें होती हैं कि ये दूध देने के साथ साथ इनके कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है या कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। इनके बैल जो है कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। जैसे कि हरियाणा गाय हो गया, कंकरेज हो गया, व अंगेल हो गया। ये जो प्रजाति हैं, प्रजाति कह रहे हैं, नस्लें जो हैं, बार बार जो हम फसलों की प्रजातियां पढ़ते रहते हैं तो वहाँ पे प्रजातियों के बारे में बार बार आ रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे बैल कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा गाय हो गया, कंकरेज व अंगोल, ये जो है दोनों तरह के इससे कार्य किए जाते हैं, डुबल पर्पज होते हैं। इनसे मिल्क प्रोडक्शन भी अधिक प्राप्त होता है। क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन भी अधिक प्राप्त होता है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके जो बैल होते हैं, इस नस्ल के जो बैल होते हैं, वो कृषि कार्य के लिए भी सहायक होते हैं। क्या होते हैं? कृषि कार्य के लिए कृषि में भी सहायक होते हैं। कुछ विदेशी नस्लों की बात करें, कुछ विदेशी नस्लें हैं। भारत में गाय की इन नस्लों को विदेशी सांड से मंगाकर क्या करते हैं, संघीकरण या हाइब्रिडाइजेशन करा के विकसित किया गया है। गाय की इस नस्लों की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक है। क्या है? दुग्ध उत्पादन की क्षमता अधिक है, लेकिन बैल जो हैं वो कार्य करने में थोड़ा सा कम अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जर्सी हो गया, जर्सी गाय हो गया, होलिस्टीन हो गया, फिजिशियन हो गया, आयरन सायरा हो गया, ब्राउन स्विस हो गया, ठीक है, आयरन ईरन या फिर ब्राउन स्विस, ये जो कुछ प्रजातियां हैं, प्रजातियां कह रहे हैं, नस्लें, बार बार प्रजातियों का नाम आ रहा है, जो नस्लें हैं ये जो है विदेशी से मंगाई गई। कहाँ से मंगाई गई दोस्तों? विदेशों की नस्लें हैं, ये विदेशों से मंगाई गई हैं। आगे देखें, यहाँ पे गाय एवं भैंस के आवासीय आवश्यकता, हाउसिंग रिक्वायरमेंट फॉर काउज एंड बफेलो। हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर कृषि उद्यम में पढ़ रहे हैं, कृषि उद्यम के बारे में जान रहे हैं। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले हमने दुग्ध उत्पादन की बात करी, दुग्ध व्यवसाय की बात करी। तो दुग्ध व्यवसाय में हमने गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ उनको मैनेज करने या उनको रखने का प्रबंधन का तरीका होता है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सब पे भी हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे गाय एवं भैंस के लिए आवासीय आवश्यकताएं या किस प्रकार की होती हैं, क्या, तो प्रत्येक गाय के लिए 12 से 15 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अगर एक गाय है हमारे पास तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार जो है स्थान की जो आवश्यकता होती है वो कितना है? 12 से 15 वर्ग मीटर। जबकि भैंसों के लिए 12 से 15 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। गाय और भैंसों के लिए 12 से 15 वर्ग मीटर क्या होता है? स्थान की आवश्यकता होती है। पशुशाला को किसी ऊंचे स्थान पर बना होना चाहिए।
जिससे वहाँ से जल निकासी आसानी से हो सके, और पशुशाला का फर्श जो है सख्त होना चाहिए और उसमें पर्याप्त ढलान होना चाहिए। अगर हम पशुशाला, यहाँ पे हम देख रहे हैं गाय एवं भैंसों की आवासीय आवश्यकताओं की या हाउसी रिक्वायरमेंट के बारे में, कि उनको रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या हमारा जो पशुशाला हो वो रहे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक गाय या भैंस रखने के लिए हमें 12 से 15 वर्ग मीटर क्या होता है, स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रत्येक गाय के लिए। और उसके बाद क्या है कि पशुशाला जो हम बनाते हैं वो किसी ऊंचे स्थान पे हो, और वहाँ की जो फर्श हो पक्की हो, और ऊंचे स्थान पे होने का मतलब है कि जल निकास अच्छा हो, ठीक है। और आगे देखेंगे हम प्रजनन एवं प्रबंधन, ठीक है, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस। गायों में दुग्धावस्था 9 से 10 महीने तथा एक ब्यात से दूसरे ब्यात का औसत अंतराल 16 से 18 महीने होता है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार हम जानते हैं, गाय जो होती है, गाय में दूध देने की जो अवधि होती है वो होती है 9 से 10 महीने। कितना? लगभग 9 से 10 महीने तक दूध देती है गाय, उसमें जो दूध देने की अवधि होती है। और उसके साथ दूसरे ब्यात की बात करें तो औसतन अंतराल जो है वो 16 से 18 महीने होता है। क्या होता है? अगर गाय एक बच्चा की हुई है, ठीक है, तो उसके बाद से उसको दूसरा बच्चा करने का जो समय होता है, दूसरा ब्यात 16 से 18 महीने का होता है। कितना होता है? 16 से 18 महीने का होता है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गायों को ब्यात के 3 माह के भीतर ही पुनः गर्भधारण करा देना चाहिए। गाय जो है बच्चा कर ले, जब पहले एक ब्यात हो जाए, बच्चा हो जाए उसका, तो उसको क्या करते हैं, 3 महीने बाद उसका गर्भाधान करवा देना चाहिए। गायों को गर्भाधान करवाने का सर्वोत्तम समय उसकी डिस्ट्रक्टर साइकिल का अंत का समय होता है। उस समय गर्भ ठहरने की अधिकतम संभावना होती है। यदि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भधारण कराना है तो लगातार 3 दिन तक वीर्य को चढ़ाना चाहिए, जिससे गर्भधारण की संभावना क्या हो, अधिक हो जाए, और जो है गाय का गर्भधारण हो सके। गायों में गर्भकाल प्रजाति में आंशिक अंतर आता है। जो गाय होती हैं, गायों में और उनके गर्भकाल की प्रजाति जो होती है उनमें अंतर आता है। सामान्यतः गायों का गर्भकाल कितना होता है? 272 दिन का होता है। अगर ये पूछा जाए कि गाय जो है, गाय का गर्भधान कितने दिन का होता है, गर्भकाल, गाय का गर्भकाल होता है 272 दिन के आसपास। और भैंसों में दूध देने की औसत माह जो है 8 से 9 महीने होती है, और भैंस प्रत्येक 21वें दिन पर ऋतु में आती है। भैंस का गर्भकाल जो है 300 से 310 दिन का होता है। भैंस के बछड़े को नियमित रूप से डिवार्मिंग या कीड़ों मारने वाली दवा देते रहना चाहिए, ये नहीं तो बछड़े मर, जब इनके बच्चे छोटे हों तो उनको क्या है, कीड़े मारने वाली दवा को पिलाना चाहिए। गाय एवं भैंसों में चारा एवं राशन प्रबंधन। गायों को आवश्यकता प्रति पशु 5 किलोग्राम भूसा तथा 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम रप्ता या फिर जिसे राशन कहते हैं दिया जाता है, जबकि भैंसों को प्रति पशु 6 किलोग्राम भूसा और 20 किलोग्राम हरा चारा तथा 1 किलोग्राम रतबा प्रति 2.5 किलोग्राम दूध पर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी सलाह दी जाती है कि दूध काल के दौरान पशु को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी भी दिया जाना चाहिए। जब पशु क्या है, दुग्ध दे रहा हो, जब पशु से हमें दुग्ध की प्राप्ति हो रही हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसको विटामिन डी की भी मात्रा देने रहना चाहिए। अगला जो है भेड़ एवं बकरी पालन की बात करेंगे। पहला हमने दुग्ध व्यवसाय की बात करी थी, अब जो दूसरा है हमारा गोट एवं शिप हस्बेंड्री। भारत में भेड़ एवं बकरियों को पालने का तौर तरीका विदेशों में भेड़ बकरियां पालने से काफ़ी भिन्न है। क्या है? अलग है। भारत में जो भेड़ और बकरी पाली जाती हैं उसकी अपेक्षा जो है विदेश में भेड़ बकरी पालने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। भारत में भेड़ों और बकरियों की चराई कराई जाती है। क्या किया जाता है? जबकि अन्य विकसित देशों में भेड़ बकरियों को घिराई किए हुए स्थान में क्या करते हैं, रखते हैं, बड़े बड़े झाड़ पाले जाते हैं। बकरी पालन। भारत में बकरियां दुग्ध, मांस व चमड़े के लिए पाली जाती हैं। बाजार में एक जीवित बकरी की कीमत एक जीवित भेड़ से हमेशा अधिक होती है। क्या होती है? एक जीवित भेड़ की कीमत एक जीवित बकरी से क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे बकरी की
कीमत एक जीवित भेड़ से हमेशा अधिक होती है। क्या होती है? बकरी की जो कीमत होती है वो भेड़ से अधिक होती है। बकरी का प्रजनन एवं प्रबंधन, ब्रीडिंग एवं मेंटेनेंस ऑफ गॉड। बकरियों का औसत माह जो होता है वो 6 से 7 माह में परिपक्व हो जाती हैं। सांड के रूप में उपयोग किए जाने वाले बकरे को 1 साल बाद प्रजनन कराना चाहिए, जबकि मादा बकरियों को 10 माह बाद गर्भधारण कराई जानी चाहिए। अगेता प्रजनन कराने पर बकरियों का क्या होता है? शारीरिक विकास पूरा तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी क्षमता क्या होती है? जिसके कारण उनकी क्षमता गिर जाती है। और बकरियों का गर्भकाल 145 से 150 दिन होता है। कितना दिन होता है दोस्तों? तो बकरियों का जो गर्भकाल होता है वो 145 से 150 दिन होता है। बकरियां 2 साल में औसतन 3 बार बच्चे देती हैं। क्या करती हैं? बकरियां 2 साल में 3 बार बच्चे देती हैं। मादा बकरियों को बच्चा देने के 45 से 50 दिन बाद पुनः गर्भधारण करवा देना चाहिए, जबकि बकरे अथवा बकरियां 25 से 30 किलोग्राम शरीर भार के हो जाएं तब उनकी बिक्री कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? उनको बेच देना चाहिए। बकरियों के भोजन का प्रबंधन, कि बकरियों के भोजन का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ गॉड। बकरियों के भोजन में भारत की बात करें तो हमारे भारत देश में बकरियों और भेड़ों को चराया जाता है, तो उनको भोजन में पेड़ पौधों की पत्तियां जो है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां, कोमल तना होता है वो बहुत आवश्यक होता है। तथा बकरियों को डायरिया, अतिसार की समस्या हो जाती है। किससे? इसमें समस्या हो जाती है इनको बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने पर भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कौन कौन से एग्री इंटरप्रेन्योरशिप में हमने दुग्ध पालन या पशुपालन के बारे में पढ़ा, दुग्ध व्यवसाय के बारे में, और दूसरा है बकरी एवं भेड़ उत्पादन के पालन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे लेकर। धन्यवाद।